इस साल 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में महंगाई लेमन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सैयद सलमान और आप देख रहे हैं फेस टू फेस। फेस टू फेस में आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलाएंगे जो किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिसके परदादा के नाम से सब कुछ इस देश में बहुत कुछ चलता रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी के परपोते तुषार गांधी के। तुषार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सलमान भाई। तुषार जी, बात हम गांधी की करें और आपसे करें तो बापू की, महात्मा गांधी जी की बात ना हो तो दोनों तरफ से ठीक नहीं लगता, ना हमें ना आपको। गांधी पर बहुत काम हो रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, लोग भी कर रहे हैं। गांधी प्रासंगिक है, गांधी की विचारधारा प्रासंगिक है, उनके विचार कभी मरते नहीं। ये सब चीज़ें चल रही हैं, किताबों में होती हैं, लोग बताते हैं। पर आपको लगता है कि आप भी अक्सर अपने बयानों में ये चीज़ें कहते रहे हैं? नहीं, देखिए, बापू ने ये कहा था हमेशा कि जो बात वो कह रहे हैं या जो बात आचरण में रख रहे हैं वो कोई उनका आविष्कार नहीं था। वो पहाड़ों और नदियों जितनी संस्कृति, जितनी पुरानी बातें थी, ये हमारी जो समाज व्यवस्था बनी है उसकी नींव में वो तत्व अगर ना होते, सत्य, निष्ठा और प्रेम, तो हमारा समाज ही कभी नहीं बन पाता। तो जब तक वो प्रासंगिक रहेंगे मानवता के लिए, तब तक बापू का काम हमेशा प्रासंगिक रहेगा। व्यक्ति रहे ना रहे वो बात अलग है, लेकिन उनका काम और उनकी जो एक धरोहर है वो तो हमेशा मानवता के लिए प्रासंगिक रहनी ही है। और मैं देखता हूँ कई बार जब सब चीज़ ठीक चलती होती है तब तो लोग भूल जाते हैं, तब तो भगवान को भी लोग भूलते हैं। पर जब कुछ कसौटी का वक्त आता है, जब कोई विपदा पड़ती है, तो जैसे मंदिर की तरफ की दौड़ होती है वैसे भी गांधी की तरफ की दौड़ भी होती है, क्योंकि लोगों को वो एक सहारा अभी भी ऐसा लगता है जिसपे वो भरोसा कर सके। जी बिल्कुल, कि गांधी से दूर भी नहीं जाना है, गांधी को पास भी नहीं रखना है, बापू के विचारों को लेकर रखना है, बापू के नाम से कहीं परहेज भी रखना है। तो बापू के से दूर भी नहीं किसी भी परिस्थिति में बापू से तो दूर नहीं रहा जा सकता। एक बार फिर देखिए, बापू को नए तेवर, नए कलेवर में लाने की कोशिशें होती हैं। जब भी बापू के दौर को याद कीजिए, बापू के शिक्षा, बापू के विचार जिस तरह से भी किए गए हों, बापू की जिस चीज को लोगों ने बाद में बहुत तेजी से अपनाया वो था बापू के आंदोलन का तरीका। बिल्कुल। वो बापू के आंदोलन के तरीके को आप वर्तमान परिस्थितियों में भी देख रहे हैं। काफी कुछ परिवर्तन आया, लेकिन देखिए, ये जो तरीका था सत्याग्रह का, जो बापू का तरीका था, वो एक तरह से बहुत आसान अमल में लाने लायक चीज थी, क्योंकि उसमें जो हम जनरली समझते हैं वैसे बलिदान की आवश्यकता नहीं होती थी। आप आसानी से वो इख्तियार कर सकते थे, और वो इख्तियार करने पर आपको शुरुआत में ही एक प्रमाण मिल जाता था कि भैया ये लोग तो बहुत नैतिक चीज कर रहे हैं, क्योंकि आप उसको नैतिकता से कर, फिर आपका उसके बारे में, उसके साथ आपकी कितनी लालच या अपना कितना नैतिक स्वार्थ जुड़ता है, उस पे फिर वो नैया डूबती है कि तैरती है, वो तब तय किया जाता है। लेकिन बापू की नैया में जब बैठ जाओ तुम, तो लोग ये प्रमाण पत्र तो दे ही देते हैं कि यार ये गांधी के पद चिन्हों पे चल रहा है तो कुछ तो अच्छा होगा ही। ये देखिए, इतने सालों के बाद भी सन 47 में आज़ादी मिल गई, उसके पूरी की पूरी आज़ादी दिलाने के रोल से इनकार नहीं, और 47 से लेकर 2014 आ गया। बिल्कुल। 2014 में परिस्थितियां बदली हुई नजर आती हैं, पर गांधी का विचार, गांधी के आंदोलन का तरीका और गांधी के मार्गदर्शन पर चलकर कुछ प्राप्त किया जा सकता है, ये माहौल फिर से एक बार खड़ा हुआ।
मैं समझता हूँ कि 2014 हो या 2047 हो जाए, फिर भी ये तरीका तो हमेशा रहेगा, और ना सिर्फ हिंदुस्तान के लिए। मैंने तो ये देखा है कि दुनिया भर में इस तरीके को इख्तियार करने पर लोगों में एक ये भाव पैदा होता है कि अब हम सच्चाई के रास्ते पे हैं। सिर्फ ये तरीका ही। मैं कई सालों पहले पोलैंड के नेता लेक वालेसा से मिला था। जब उन्होंने उनका पोलैंड के डॉक्स में सॉलिडारिटी यूनियन शुरू किया, तो पहले तो वो हिंसात्मक आंदोलन करते थे, सामने से गोलियां चलती थी जी, लोग मरने लगे, जख्मी होने लगे। तो परिवार वालों ने उनको आंदोलन से हटा लिया कि भैया तुम हमारी रोजी रोटी कमाने वाले हो, हमारे लिए रोटी लाते हो, तुम बिस्तर पकड़ दोगे तो हम खाएंगे क्या। तो लेक वालेसा ने मुझे कहा कि मुझे बहुत द्विधा हो गई कि अब मैं आंदोलन चलाऊं कैसे अगर लोग हट जाते हैं। तो फिर बोला मैंने गांधी को पढ़ा, मैंने सोचा अब मेरे पास कोई और तरीका तो रहा नहीं है, तो चलो गांधी का तरीका इख्तियार करते हैं। तो हमने वो सत्याग्रह शुरू किया, गेट पे खड़े रह जाते थे, सिर्फ वो पत्थर मारना और बम फेंकना और सब बंद कर दिया हमने। तो बोले महीने के बाद गोदी के जो अधिकारी थे, मिलिट्री के जो अधिकारी थे जिनसे हम मुकाबला कर रहे थे, लड़ रहे थे सोवियत वालों से जी, उन्होंने एक दूत भेजा हमारे पास और बोले यार ये क्या तुम कर रहे हो, पहले का तरीका अख्तियार करो तो हम जवाब दे सके, तुम्हें गोलियां मार सके। इसमें तो हमको क्या करना चाहिए हमको पता नहीं चलता, तुम ना हमको मारते हो ना हमको गालियां देते हो, तो हम तुम्हें सामने मार नहीं सकते, तो हम पे मेहरबानी करिए, हम आप पहले का तरीका अख्तियार करें। तो ये जो खूबी है इस आंदोलन की, अपने प्रतिद्वंदी को कंफ्यूज कर देने वाली बात, तो ये इसकी एक खूबी बापू ने तब परखी थी जी। और लोगों ने अब भी वो इख्तियार इसलिए की है क्योंकि देखिए कोई भी आंदोलन हो, आखिर में तो जब एक लोकतंत्र देश हो तो आप जानते हो कि जो आज आपका प्रतिद्वंदी है उसके साथ कल आपको उठ बैठ करनी ही पड़ती। जी जी, आप अभी देख रहे हो कि बापू का आंदोलन चलाने वाले जब पॉलिटिक्स में आते हैं तो पॉलिटिकल जो साठगांठ करनी पड़ती है वो करनी पड़ रही है जी। तो उसके लिए जो एक रास्ता खुला रहना चाहिए वो बापू के आंदोलन में मिलता है। बापू के आंदोलन के बाद स्वतंत्रता मिली, एक लंबी लड़ाई रही, एक लंबी फहरिस्त है स्वतंत्रता सेनानियों की, उनके रोल से इनकार नहीं, पर अंत आते आते जिस तरह से गांधी जी ने लीड किया, गांधी के माध्यम से आई हुई सत्ता सन 47, गांधीवाद से आई हुई सत्ता दिल्ली में आप देख रहे हैं, दोनों में क्या फर्क है? मैं समझता हूं कि जो स्वतंत्रता हमें मिली वो एक नैतिक लड़ाई के बाद थी। दिल्ली में जो सत्ता का स्वरूप हमें आज दिखाई दे रहा है वो मुझे नहीं लगता है कि वो गांधीवाद से सत्ता आई है। मुझे ये लगता है कि प्रचार किया गया, प्रचार का रास्ता, बिल्कुल वही अंदाज, लोगों के बीच में जाना, बल्कि उसमें अब मीडिया तंत्र का और सोशल मीडिया का काफी सहारा लिया गया। वो उस दौर में गांधी जी किस तरह से पहुंचाया करते थे अपनी बातों को, ये शोध का विषय हो सकता बिल्कुल है। बिल्कुल है। एक ही सिर्फ मुझे ये लगता है कि बापू अपने तरीके का अनुकरण करवाते थे। बापू के जो सत्याग्रही थे वो जब बापू उनको कुछ करने को कहते थे उसके पहले वो देखते थे कि बापू ने अपने जीवन में उसको ओतप्रोत किया। अगर स्वदेशी बहिष्कार की बापू ने बात की तो जिस दिन उन्होंने वो बात की तब उनके शरीर पे विदेशी चीज का एक भी वस्तु या चीज दिखाई नहीं दे रही थी। तो अनुकरण करना आसान हो जाता था। आज जो है उसमें अनुकरण करने वाली बात नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके जिसको आपने चोर कहा था उसको ही आज पार्टनर भी बनाया है आपने। तो ये जो कॉम्प्रोमाइज है, और कॉम्प्रोमाइज का दौर जो होता है वो उसके लिए एक पहली कॉम्प्रोमाइज ही बस होती है। आप अगर जब तक कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तब तक आप उससे पराये रह सकते हैं।
एक बार लेकिन कर लिया। एक बार कर लिया फिर कहाँ रुकना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब जिस तरह के गठबंधनों का दौर चल रहा है पूरे देश में, अब देख रहे हैं कि सत्ता बना सकने की स्थिति में वर्षों से आप देख रहे हैं कि नहीं बन पा रही है, अपने बल पर सरकार किसी की नहीं आ पा रही है। ये परिस्थितियां कई प्रदेशों में भी हो गई हैं, जहां पर एक मुश्त आ भी जाती है तो निरंकुश हो जाती है सरकार। तो ये कैसा दौर है, कैसे इस पूरे देश नहीं, मुझे लगता है कि एक हमारे प्रजातंत्र का एक रेनेसांस हो रहा है, जिसमें कई सालों तक मल्टी पार्टी सिस्टम होने के बावजूद सिंगल पार्टी रूल चला। और सिंगल पार्टी रूल यानी एक ही पार्टी ने 5 दशक पहले, 5 दशक 6 दशक तो एक ही पार्टी ने हमारे राज किया। तो उसका सिर्फ 2 बार हमें वो मिला कि भाई अलग हो सकता है मिसाल, जबकि एक प्रकार से गुस्सा था उस पार्टी के खिलाफ। उसका फायदा लेके मल्टी पार्टी सिस्टम में लोगों ने रीजनलिज्म, क्योंकि रीजनल लीडरशिप टूटने लगी तो रीजनल पार्टीज फॉर्म होने लगी। अब जब रीजनल पार्टीज अपनी रीजन में तो ठीक है ताकतवर बन दिखा सकती है, नेशनल लेवल पे आता है तब तो फिर ये जिक्सॉ पजल ही बनेगा जी, जिसको जोड़ेगा, जो जोड़ सकेगा और सबसे बेहतर पिक्चर दिखा सकेगा उसका राज हो जाएगा। तो वो दौर अभी आया है, पर मुझे लगता है कि इट इज़ नेसेसरी। हमारे लोकतंत्र को ये एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। यानी एक वर्तमान राजनीति पूरे देश के लिए, देश में समाहित सभी राज्यों के लिए एक तरह से प्रयोग चल रहा है, प्रयोगात्मक दौर से गुजर रही है राजनीति। मुझे लगता है कि ट्रायल एंड एरर वाला मामला चल रहा है और उसमें ये देखने की कोशिश, मुझे लगता है कि ये एक टेस्ट चल रही है कि कौन से तत्व कैसे कैसे एक दूसरे के साथ फिट हो सकते हैं। जो ऐसे लगता है कि चुनाव के पहले बहुत ही विपरीत विचारधारा के लोग हैं, वो आपस में कैसे बैठ रहे हैं एक साथ। जो दिल्ली में एक बात करते हैं और रीजनल राजधानी में दूसरी बात एक दूसरे से करते हैं या बात ही नहीं करते कभी एक दूसरे के साथ। तो वो सब जो एक समझौते की प्रक्रिया चल रही है, वो मुझे लगता है लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन मुझे पसंद है। लोगों के भावनाओं से अगर देखा जाए, हम बार बार जब दिल्ली की सरकार की तरफ आ रहे हैं, लोगों की भावनाएं थी कि ये न ये आए न ये आए, ये कुछ अलग आए, कुछ अलग की जुबान दी गई। उसका तरीका वही जो हम बात कर रहे हैं, गांधीवाद की बात हुई, गांधी के आंदोलन की बात हुई, गांधी जी के तरीकों की बात हुई। सत्ता आने के बाद में बेमेल गठबंधन भी हुआ। बिल्कुल। तो उस बेमेल गठबंधन को आम जनता किस तरह से ले रही होगी, ये तो खैर आने वाले दिनों में पता चलेगा। पर यह कितना उचित है, जब बात हम गांधीवाद से करते हैं, हम बापू के विचारों की बात करते हैं और फिर उसी पर देखिए, एक बात आपको और मुझे माननी पड़ेगी कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और गांधीवाद, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। वो कभी एक साथ आ नहीं सकते, क्योंकि लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक बनते हैं, बनाए जाते हैं। जी, एक्सप्लॉइटेशन का उसमें वो आता है। उसमें सिंसियर फॉलोइंग का तत्व नहीं है। उसमें सिर्फ मुझे ज़रूरत है इसलिए मैं अभी अडॉप्ट कर रहा हूँ, उसके बाद में शायद कुछ और ज़रूरत पड़े तो कुछ और चीज़ को अडॉप्ट करूँगा। क्योंकि गांधीवाद और गांधी के वारस जिस राजनीतिक विचारधारा ने अपने आप को इतने सालों तक कहा, उसी ने कैपिटलिस्टिक मार्केट, कंज्यूमरिस्टिक सोसाइटी बनाने के लिए पॉलिसीज उसी ने घड़ी। एक तरफ बापू थे जो सादगी की बात करते थे और उनकी ही दुहाई देने वाले रिटेल में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों लाने लगे? कोई अपने लोगों की भलाई के लिए नहीं है, उसमें प्रॉफिट दिख रहा है इसलिए वो आ रहे हैं। तो ये जो विपरीतता है, उसको भी कहीं तो जाके हमको पहचानना पड़ेगा ना, हमको जानकारी लेनी पड़ेगी कि हाँ भाई, इनकी बातों में एक मतलब दिखावे का है और एक मतलब आचरण का है।
जी, यानी गांधी को अपनी सहूलत से जब इस्तेमाल करना हो कर लीजिए, जब छोड़ना हो छोड़ दीजिए। एक दौर में भारतीय जनता पार्टी वगैरह ने पूरे किनारा कशी की हुई थी, बाद में एकात्म मानवतावाद, फिर हिंदूवाद, फिर गांधी भी उनके स्टेज पर नजर आने लगे, नहीं सहूलत के हिसाब से। तो ये गांधी सहूलत की चीज हो गए हुए हैं, क्योंकि आज अगर आप हिंदुस्तान या पूरी दुनिया में देखेंगे तो एक अनटार्निश्ड इमेज, एक ऐसी विचारधारा जो इजीली एडॉप्टेबल है। जो शुरू में कहा, अब जैसे चाहे वैसे उसको ले ले, जितना चाहे उतना ले लीजिए, अपने काम भर, अपनी सहूलत भर ले ली, अपने सहूलत भर के लिए उसे ले लीजिए, फिर भी आपके ऊपर उसका गुडविल तो आ ही जाएगा। आप 10% लीजिए या 90% लीजिए, वो अपनी छाप गुडविल तो छाप तो छोड़ ही जाता है अपने। गांधी जी के बात महापुरुषों की होती है, जब भी स्वतंत्रता सेनानियों की होती है, जो इस दौर में लोग हैं, पुराने रेफरेंसेस देते हुए महापुरुषों के बीच के अंतर्द्वंद को, कहीं उनके वैचारिक मतभेद रहे हों या उनके बीच के जो संबंध आपसी रहे होंगे, उसको दरकिनार करते हुए कहीं किसी ने किसी के विचारों से असहमति जताते हुए कोई बात रखी हुई, ऐसे मामलों को लेकर उन रेफरेंसेस के आधार पर महापुरुषों में भी दूरियां पैदा करने का एक प्रयास होता है। महापुरुषों को भी जागीरों की तरह बांट लिया जाता है। जी, बात उसी पर आ रहा था मैं कि कभी गांधी, सरदार पटेल, एक ही धरती के दो लाल, और दोनों लालों को इस तरह से किया गया कि एक उन नामों को लेकर भी राजनीति हो रही है। तो कैसा महसूस करते हैं उस वक्त आप? ये जितनी उनकी भक्ति दंभी होती है, उतना ही उनका ये जो एडॉप्शन होता है वो भी दंभी होता है। जब तक चाहे तब तक वो ले लो, फिर जब जरूरत ना पड़े तो भूल जाओ उसको, फिर किसी और को पकड़ो, किसी और के अपनी सहूलत से एक महापुरुष को तलाश लो। हाँ बिल्कुल। चूंकि उन्होंने तो एक सामूहिक प्रयास किया था, उन सबका एक सामूहिक प्रयास था। देखिए, ये महापुरुष इसलिए बने कि क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि थे, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के। वरना आजादी के बाद इतनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज हुई, उसके सारे प्रेसिडेंट वो महात्माओं की लिस्ट में होने चाहिए थे, पर आज हमको नाम भी याद नहीं आते उनके। जी, ये इसलिए है कि ये जनता के नेता थे। यानी कि इसे घुमाकर ये कहा जाए कि जितने स्वतंत्रता सेनानी थे, जितने महापुरुष थे उस दौर के, जिनकी वजह से हम स्वतंत्रता में सांस ले रहे हैं, उनको अब हम अपनी राजनीति के लिए उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल करना ही पड़ता है, क्योंकि आज आप जीवंत उदाहरण तो कोई दे ही नहीं सकते, जीवंत मिसाल तो किसी की आप दिखा ही नहीं सकते। उन दिग्गजों की लेवल का आज का कोई नेता है ही नहीं, तो बेचारा करे क्या? वो बैसाखी बनानी पड़ेगी उनको। तो ब्रांडिंग कर ली जाए उनकी, ब्रांडिंग करो, बैसाखी बनाओ, और जब पैर ठीक हो जाए तो लंगड़ा ही सही वो बैसाखी भूल जाओ। अब फिर जो अपना एजेंडा है उसे लागू। बिल्कुल बिल्कुल। और उनके नाम के पीछे भी अपना ही एजेंडा लगा रहे हो। सरदार पटेल की दुहाई देने वाले सरदार पटेल के सेक्युलरिज्म को क्यों भूलते हैं? बापू की दुहाई देने वाले बापू की सच्चाई और सादगी को क्यों भूलते हैं? तो ये तो सिर्फ एक लेबल है, वो प्लास्टिक सर्जरी है। गांधी के विचारों की बात होती है, विचारों के गांधी जी ने तन के कपड़े तक त्याग दिए, और आप सत्ता तक नहीं त्याग सकते। आप सत्ता तक नहीं त्याग सकते, आप अपनी सहूलतें तक त्याग नहीं सकते। अब जाके जब एक आप वालों ने मिसाल कायम करने की दिखाया तो सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। अब जब से दिल्ली की सरकार आई है तो सबको लाल बत्ती खींचने लगी है, वरना सब दौड़ते थे कि एक बार गाड़ी पे लाल बत्ती लग जाए। मेरे पास लोग आते थे, साहब बोले हमको एक बार चुनाव जितवा दो, बस जिंदगी की एक ख्वाहिश है कि हमारी गाड़ी पे लाल बत्ती लग जाए। आज जाके उनको वो लाल बत्ती चुभने लगी है। तो ये कल उठ के अगर ये लोग हट जाएंगे तो उनको वापस वो लाल बत्ती फ्री हो जाने वाली है। यानी एक सत्ता की चाबी फिर से, अगर सत्ता चाहिए तो सत्ता की तरफ लौटने के लिए इन सारी चीजों को अपनाना भी पड़ेगा, महापुरुषों के नामों का भी सहारा लेना पड़ेगा, अपने एजेंडे को चलाने के लिए उनकी बैसाखी भी करनी लेकर चलनी पड़ेगी। ये दौर आ गया है। तो ये राजनीति जा कहाँ रही है?
नहीं, मुझे लगता है कि देखिए हमेशा ये बात होती है कि एक क्रांति होनी चाहिए, और क्रांति का हमारा जो एक इमेज है वो सर्वनाश नहीं तो भी विनाशकारी होता है। मुझे लगता है ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जिसमें लोगों के चेहरे से मुखौटे उतर रहे हैं, लोगों को दिखाई दे रहा है असलियत क्या है, और ये भी दिखाई रहा है कि जिनको हम अलग अलग समझते थे उनका अगर चेहरा हटा दिया जाए, जो मुखौटा है हटा दिया जाए, तो वो सारे के सारे एक ही समान हैं, लालची, लोभी और इनसिंसियर। तो मुझे लगता है शायद ये जो मंथन का वक्त आया है, और मंथन में से पहले विष ही निकलता है, उसके बाद अमृत आएगा शायद। तो अमृत का इंतजार किया जाए, करना तो पड़ेगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि हमारी बदनसीबी ये है कि हमें जब भी एक चॉइस करना है तो चोर और लुटेरे के बीच में ही करना पड़ रहा है। हमें आइडियल चॉइस मिलता ही नहीं रहा। तो आइडियल चॉइस जब तक नहीं मिलेगा तब तक हमको ये मंथन करते ही रहना पड़ेगा। इस तरह का हमारा सिस्टम ही हो गया है कि इन्हीं तरीके के लोगों से ही हमें किसी न किसी को चुनना पड़ेगा। आप खुद भी राजनीति में आए, हाथ जला चुके हैं, एसपी में गए, कांग्रेस में गए, तो अब बिल्कुल राजनीति से रास नहीं आ रही। हाँ नहीं, अभी तो सोच लिया है कि नहीं जाना। देखिए आज की जो राजनीति है हमारी, उसमें जो कलाकारी और खूबी चाहिए वो मेरे में नहीं है। मैं उसको रिडिक्यूल नहीं करूंगा, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं कि वो खराब ही है, लेकिन उसके लिए जो एक स्पेशल टैलेंट की जरूरत है मेरे में नहीं है। राजनीति करने वालों के पास एक स्पेशल टैलेंट होता है। जिस आदमी को आप दिल से नफरत करते हो उसको गले मिलाना कितना मुश्किल काम है, और करना पड़ रहा है, लोग बिल्कुल कर रहे करना पड़ रहा है, बिल्कुल करना ये पड़ रहा है। न बापू को रास आया, ना आपको रास आएगा। बापू को तो कभी रास आया ना होता, मुझे थोड़े दिनों के लिए रास आया था, फिर समझ गया कि नहीं, अपने बस की बात नहीं, तो हाथ जला लिया। हाथ जला लिया। तो अब इससे तजुर्बा लेने के लिए आग से खेलना भी पड़ता है कभी। तो लेकिन फिर अगर आप जैसे लोग, आप जैसे विचारों के लोग गांधी जी के, सचमुच हम बहुत सारे लोगों के बीच जाते हैं, गांधी के लिए किताबों की प्रदर्शनी लगती है, गांधी के विचारों को लेकर लेक्चर्स चलते हैं, सर्वोदय मंडल वालों के होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हम चेहरे तलाशते हैं, ये वो बेचारे कहीं राजनीति में अपने आप को फिट नहीं पाते हैं। लेकिन जब नहीं फिट पाते हैं तो ये जो आपने कहा चोर और लुटेरे वाली बात होगी, इन्हीं में से चुनना पड़ेगा। तो अब अच्छे लोग आए, तो इस फ्रेम में कुछ नए लोग देख रहे हैं आपके, अच्छे लोग आए, पर वो अच्छे लोगों के विचार भी कहीं ना कहीं सत्ता की सीढ़ियों पर जाते जाते देखिए साथी पीछे छूटते गए। एक एक्सपेरिमेंट अभी हो रहा है कि जो एक सामाजिक तत्व था, जो हमेशा राजनीति को अस्पृश्य मानता था, अब दिखाई दे रहा है कि उनमें से कई लोग ये मानना शुरू करने लगे हैं कि नहीं भाई, हमें कुछ करना है तो हमें राजनीति में जाना पड़ेगा। तो पहला कदम तो है। अब वो पहला कदम केले के छिलके पे पड़ने वाला है या पहला कदम कोई मुकाम की तरफ, मंजिल की तरफ उनको ले जाएगा, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा है कि कई बार हमारे सामने जिसे हमने माना कि ये आइडियल सॉल्यूशन है, चॉइस है, वो आया, और जितनी जल्दी से वो आया था उतनी ही जल्दी से वो करप्ट भी हो गया। जी, यानी एक अभी उन विचारों में व्यक्ति शामिल हुए हैं, पूरी तरह से विचार नहीं आए हैं। पूरी वैचारिक क्रांति आने में भी वक्त लगेगा, और जो व्यक्ति आ चुके हैं। हाँ, व्यक्ति आ रहे हैं, लेकिन व्यक्ति आ भी रहे हैं। लोग मुश्किल ये है कि जैसे हमारी स्वतंत्रता संग्राम में सारी विचारधाराओं के लोग एकत्र आए थे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, इसमें भी इस वक्त भी अलग अलग विचारधारा और अलग अलग फिलॉसफीज के लोग एक ये एम ऑब्जेक्टिव लेके आ रहे हैं कि हमें राजनीति को सुधारना है। पर ये विपरीत विचारधारा के लोग यूनिफाई हो पाएंगे कि नहीं, ये बहुत मुश्किल कहना है, क्योंकि
उसमें वापस पर्सनल ईगोज आ जाते हैं, मैं जो कहता हूं वही सत्य, ये तत्व आ जाता है। तो ये चीजों को मुझे लगता है वक्त लगेगा। 2014 या 2018 का अगर टाइम टेबल लगाया जाए तो मुझे नहीं लगता कि वो पॉसिबल है। लेकिन एक प्रोसेस में है, प्रोसेस है। सफर बड़ा कठिन है, पर उम्मीद है कि मंजिल मिलेगी। सफर कठिन है, डगर कठिन है, और कारवां भी बहुत अनटेस्टेड है। तो वो कितना कारवां मंजिल तक पहुंचेगा वो देखना बाकी है। गांधी जी के विचार, गांधी जी के कपड़े, गांधी जी की टोपी, सब कुछ एक नए कलेवर में लौटती हुई नजर आती है, लेकिन उसका जैसा आपने कहा कि डगर बड़ी कठिन है। डगर मैंने पनघट तो की। देखा है कि खादी या गांधी टोपी सिर्फ पहन लेने से कोई चीज होती नहीं है। बापू की फिलॉसफी का अमल करने वाले कई बार जीन्स और टी शर्ट में भी होते हैं। पूरा एक काल बीत गया जिसमें बापू को लोगों से तन्हा करके रखा गया। तो बापू की फिलॉसफी देखिए, वो इतने तन्हा हो गए थे, इतना किनारा हो गया था कि आखिर में मुन्ना भाई को लाना पड़ा बापू को समझाने के लिए। जब मुन्ना भाई ने स्क्रीन पे उनकी फिलॉसफी का एप्लीकेशन दिखाया, तब जाके लोग जागे कि गांधी सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ इस्तेमाल करने वाली दवाई नहीं थी, अब भी आज के ज़माने में भी वो हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो एक मूवमेंट शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं जाके जो एक जागरूकता मुन्ना भाई फिल्म ने लाई थी, उसकी ही एक ऑनवर्ड जर्नी, उसका एक्सटेंशन है, समझ लीजिए। जो वो मनोरंजन की दुनिया में था, ये राजनीति की दुनिया में है। युवाओं से कुछ गांधी के लिए, गांधी के विचारों को लेकर कुछ कहना चाहिए चलते चलते? मैं हमेशा ये कहता हूं कि महात्मा को भूल जाइए, बापू को याद रखिए, बापू को समझिए। बापू की भक्ति करने से इस मुल्क की कोई अच्छाई नहीं होने वाली। बापू की फिलॉसफी को अगर हम समझेंगे और फिर उसमें से हम कितना आत्मसात कर सकते हैं, सिर्फ उतना ही लेके अगर हम चलेंगे तो समाज भले ना सुधरे, हम तो सुधरेंगे। और अगर हम सुधरना शुरू करेंगे तो कहीं जाके उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट समाज को भी सुधारेगा। तो मुझे तो लगता है कि ये अगर हम लोग फॉलो करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए तुषार जी, आप आए, आपने बहुत सारी बातें की गांधी पर और उनके विचारों पर। हम बापू के संदेश को जन जन तक पहुंचाने में आपकी मुहिम का भी हिस्सा बने रहेंगे और उम्मीद करते हैं कि इस तरह के कोई कार्यक्रम होंगे, जरूर हम आपको बुलाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जरूर सलमान भाई। बापू का कहना था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। तो पीर पराई जानने वालों को बापू के संदेश पहुंचाने का हम भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से प्रयास करते रहेंगे। आज तुषार जी हमारे साथ थे। अगले सप्ताह फिर किसी अतिथि के साथ हमारी मुलाकात होगी फेस टू फेस में। सलमान को और फेस टू फेस की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन लिखते रहिए 11 न्यूज़। ऐसा घर आपने नहीं देखा।